मार्च शहर में न्याय के देवता का प्रभाव हर तरफ फैला हुआ था, लेकिन मुझे साफ तौर पर हिदायत दी गई थी कि मुझे सब कुछ अपनी आंखों से देखना होगा। तभी डुलुओ महाद्वीप का सबसे काला और डरावना दृश्य सबके सामने उभर कर आने लगा, मानो हर कोई पूरी तरह से अपनी असलियत के साथ जागृत हो रहा हो। इस तनावपूर्ण माहौल के बीच यू जियाओगैंग बिल्कुल शांत खड़े थे। वहां मौजूद लोगों ने महसूस किया कि वह अपने फैसले और रुख पर पूरी तरह अडिग हैं। हालांकि उन्हें यह उम्मीद थी कि जब तक वह ठोस सबूत पेश नहीं कर देते तब तक कोई भी उन पर सवाल नहीं उठाएगा। उन्हें भरोसा था कि वह सबके सामने अपना नाम पूरी तरह साफ कर लेंगे। उन्हें अपने खिलाफ आए दोषी फैसले का पूरी निडरता के साथ सामना करना था, मगर उन्होंने न केवल अपना दोष स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया, बल्कि उन्होंने सबके सामने खड़े होकर मेरे फैसले पर ही सवाल खड़े कर दिए। और इसी के साथ स्थिति में एक नया मोड़ आ गया, जिसका निर्णय अभी लिया गया है। फ्लेंडर्स और लियू एरलोंग इस पल को देखकर उत्साह से चिल्लाने लगे। उन्हें लगा कि एक अच्छे जियाओगैंग को तो ऐसा ही साहसी होना चाहिए। उन्हें पूरा यकीन था कि वह सिर्फ सबको झांसा दे रहे होंगे। सबको लग रहा था कि उनके पास खुद को साबित करने के लिए बिल्कुल कोई सबूत नहीं है। उनका मानना था कि हम तो आपको कई वर्षों से जानते हैं, आप किस प्रकार के इंसान हैं यह किसी से छिपा नहीं है। क्या हमें अभी तक आपके व्यक्तित्व के बारे में जानकारी नहीं है? उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक और गहरा आत्मविश्वास साफ देखा जा सकता था। यू शियाओगैंग इस वक्त बिल्कुल सही समय पर अपनी बात रख रहे थे। उनकी बातें पूरी तरह से सैद्धांतिक और तार्किक लग रही थी। यह आकाशगंगा जगत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रमुख सैद्धांतिक घटना मानी जा रही थी। अंत में सबने मिलकर यही फैसला किया कि क्या करना है। जब तक यू शियाओगैंग खुद ही सार्वजनिक मुकदमे को स्वीकार करने का साहस दिखाएंगे, तभी जाकर वह निश्चित रूप से सभी आरोपों से मुक्त हो पाएंगे। यहाँ तक कि बीबी डोंग ने भी इस स्थिति को देखकर राहत की सांस ली। हालांकि अभी भी कियान रेनक्स्यू की उलझनें कम नहीं हुई थी। यू शियाओगैंग की कई खामियां और सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी थी, मगर इसके बावजूद वह इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसकी पुरानी यादों और जेहन में उनका एक अलग ही स्थान था। यू शियाओगैंग उसके लिए हमेशा एक आदर्श व्यक्ति बने रहे थे। वह उन्हें एक उत्तम पुरुष के रूप में ही याद करती थी। कियान रेनक्स्यू अब अपनी इन उलझनों को और अधिक बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अब मेरे पास उसे हकीकत याद दिलाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने उसे संबोधित करते हुए माँ कहकर पुकारा ताकि उसका ध्यान पूरी तरह मेरी बातों पर केंद्रित हो सके। मैंने उसे चेतावनी दी कि वह अब दोबारा अपनी बात पर अड़ी न रहे और मुझसे इस बारे में और कोई सवाल न करे। मैंने उसे साफ तौर पर बताया कि यू शियाओगैंग असल में वैसा इंसान नहीं है जैसा उसने अपने मन में सोच रखा है। हालांकि मैंने अपनी बात पूरी कोशिश के साथ रखी थी, लेकिन बीबी डोंग पर इसका कोई खास असर नहीं हुआ और वह अपनी पुरानी सोच से बाहर नहीं आ पाई। इस स्थिति को देखकर मुझे संदेह होने लगा कि कहीं यह सब कियान रेनक्स्यू की किसी गहरी साजिश का हिस्सा तो नहीं है। शायद यह सब उस घटना का नतीजा था जिसके बाद से उसे अपनी याददाश्त से जुड़ी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए मैंने अपना रुख स्पष्ट रखा। शायद उसने भ्रम में आकर जियाओगैंग को किसी और पापी व्यक्ति के साथ गलत समझ लिया था। वह पूरी तरह से इस बात को नकार रही थी कि जियाओगैंग कभी ऐसा काम कर सकता है जैसा मैंने उस पर आरोप लगाया था। उसकी जिद को देखकर यह साफ जाहिर हो रहा था कि वह अपनी बातों पर कितनी मजबूती से अड़ी हुई थी। कियान रेनक्स्यू ने अब यह समझ लिया था कि उसे समझाना नामुमकिन है, इसलिए उसने अपनी कोशिशें छोड़ दी। उसे बखूबी अंदाजा था कि सच्चाई क्या है और हालात किस दिशा में बढ़ रहे हैं। मुझे अच्छी तरह पता था कि जब तक मैं पुख्ता सबूत सीधे बीबी डोंग के सामने पेश नहीं करूंगा तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। इसके बिना चाहे मैं कितनी भी दलीलें क्यों न दे दूं, उसका असर शून्य ही रहने वाला था। हकीकत तो यह थी कि सबूतों के अभाव में बीबी डोंग मेरी किसी भी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थी। बहस को और अधिक खींचने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। चूंकि यू जियाओगैंग अभी भी मेरी बातों को मानने के लिए राजी नहीं था, तो अब रास्ता केवल एक ही बचा था। मैंने तय किया कि अब मैं उसे खुद अपनी आंखों से वह सब सच देखने के लिए मजबूर कर दूंगा। सवाल बस यह था कि क्या वह वाकई उन तमाम गुनाहों का दोषी है जो मैंने उसे बताए थे। यही वह असली बात है जिसे अब पूरी दुनिया के सामने लाना बेहद जरूरी हो गया था। तैयारियां पूरी होने के बाद मैंने उसे धीरे धीरे इस पूरी सच्चाई की गहराई को समझने का मौका दिया। अचानक माहौल में एक भारी सन्नाटा सा छा गया और सच्चाई का खुलासा होने का समय करीब आ गया। मैंने अपनी उंगलियों को चटकाते हुए एक संकेत दिया और दृश्य सबके सामने उभरने लगा। आंखों के सामने वह तस्वीर इतनी स्पष्ट थी कि उसे झुठलाना अब किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था। इस दृश्य को देखकर
वह महिला बस गहरी आहें भर सकती थी, क्योंकि सच अब सबके सामने था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यू शियाओगांग के बचपन की यादें इस तरह से सबके सामने आ जाएंगी। उस दौर में वह वाकई देखने में बहुत आकर्षक और सुंदर नजर आता था। उसकी पुरानी तस्वीरों को देखकर फ्लेंडर्स और लियू एर्लोंग भी पुरानी यादों के भंवर में खो गए। यह यादें शायद उस समय के रिश्तों की गहराई को और अधिक स्पष्ट कर रही थीं। क्या यह सब यू शियाओगांग की कोई सोची समझी चाल थी ताकि वह अपना बचाव कर सके? वह अक्सर अकेले ही पहाड़ के पीछे के हिस्से में जाकर कड़ी मेहनत और अभ्यास करती रहती थी। वह एक ही प्रक्रिया को बार बार दोहरा रही थी और उसका ध्यान केवल अपने काम पर था। उसकी एकाग्रता इतनी अधिक थी कि वह किसी भी हाल में रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसकी हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि वह बुरी तरह थक चुकी है और उसके शरीर से पसीना बह रहा था। लगातार मेहनत के कारण वह शारीरिक रूप से काफी कमजोर महसूस कर रही थी और उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। थकान और दर्द के बावजूद उसने अपने दांत भींचे हुए हैं और हार मानने से इनकार कर दिया है। यह बात वहां मौजूद हर किसी को बहुत अच्छे से पता है कि उसकी स्थिति क्या है। यू शियाओगेंग के पास जन्मजात आत्मशक्ति का केवल आधा ही स्तर है, जो उसके लिए बहुत बड़ी बाधा है। इस तरह की सीमित प्रतिभा के साथ भविष्य की राह चुनना बहुत कठिन हो जाता है। मानो इस मामूली सी प्रतिभा के कारण उनकी आगे बढ़ने की सारी संभावनाओं को लगभग काट दिया गया था। इतनी कमजोर शुरुआत के बाद भला कोई व्यक्ति एक शक्तिशाली योद्धा कैसे बन सकता है? अगर कोई और उसकी जगह होता तो शायद अपनी किस्मत को बदलने की कोशिश में जुट जाता। मुझे तो डर है कि कोई दूसरा व्यक्ति होता तो उसने बहुत पहले ही हार मानकर खुद को त्याग दिया होता। लेकिन तस्वीर में यू शियाओगेंग की हिम्मत देखिए, उसने हर मुश्किल के बाद भी हार नहीं मानी। इसके विपरीत वह अपनी मेहनत और अपने काम के प्रति दूसरों से कहीं ज्यादा समर्पित दिखाई देता है। दाई मुबाई ने यह सब देखा और उसके चेहरे पर यू शियाओगेंग के लिए गहरी प्रशंसा साफ झलक रही थी। वह मन ही मन सोचने लगा कि गुरु वास्तव में गुरु कहलाने के ही योग्य हैं। युवावस्था में ही इस तरह का संकल्प रखना वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। मां होंगजुन ने भी इन बातों से सहमत होते हुए सम्मान के साथ अपना सिर हिलाया। यह जानते हुए भी कि उसके पास नाम मात्र की जन्मजात आत्मशक्ति है, उसने अभ्यास नहीं छोड़ा। इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वह बिना रुके अपना अभ्यास लगातार जारी रख सका। इस तरह के मजबूत और अड़िग चरित्र के व्यक्ति का सम्मान करना ही पड़ता है। टैंग सेन ने भी अपने शिक्षक के पक्ष में खड़े होकर अपनी निष्ठा का प्रमाण दिया। वह उस स्थिति को देखकर एक गहरा खेद और सम्मान प्रकट कर रहा था। शिक्षक के अंदर कभी भी ज्ञान और कड़ी मेहनत की कमी नहीं रही है, यह बात सब जानते थे। समस्या बस उनकी जन्मजात प्रतिभा की थी, जो उनके रास्ते में बार बार आ रही थी। अगर शिक्षक के पास भी जन्म से ही असाधारण आत्मबल होता तो स्थिति आज कुछ और होती। शायद तब तक उन्होंने अपनी मेहनत से एक ऐसा चमत्कार कर दिखाया होता जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। यह सब बातें सुनकर वहां का माहौल पूरी तरह से बदल गया। अब हर किसी की निगाहें यू शियाओगेंग पर टिकी थीं और उनका नजरिया बदल चुका था। अब वे लोग उन्हें पहले से कहीं ज्यादा आदर और पूजा की दृष्टि से देखने लगे थे। यहाँ तक कि अब उन्हें खुद के परीक्षणों और धारणाओं पर भी शक होने लगा था। सब सोचने लगे कि क्या यू शियाओगेंग के बारे में उनके द्वारा की गई जांच या परीक्षण में कोई गलती थी। इतनी मेहनत करने वाला व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता। ऐसा दृढ़निश्चयी और मेहनती व्यक्ति भला गलत कैसे हो सकता है? क्या वो वास्तव में वही व्यक्ति है जिसे लोग अब तक सबसे बुरा और जघन्य समझते आए थे? अगर आगे की जानकारी और तस्वीरों को देखा गया तो सच्चाई सामने आ सकती थी। शायद उन्हें यू शियाओगेंग की बदनामी वाली बातें नहीं बल्कि कुछ और ही मिलने वाला था। हो सकता था कि वे उनके उस गौरवशाली अतीत को देख रहे हों जिसे दुनिया ने भुला दिया था। यू शियाओगेंग को भी ऐसा ही महसूस हो रहा था कि शायद सच अब सामने आने वाला है। उस वक्त यू शियाओगेंग के मन में थोड़ी घबराहट साफ देखी जा सकती थी, क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। फिर उसने लोगों से कहा कि वे स्क्रीन पर दिखाई जा रही तस्वीर पर गौर करें जिसे उसने खुद पोस्ट किया है। हैरानी की बात तो यह थी कि जो लोग उसके अपराध को साबित करना चाहते थे वे पूरी तरह से नाकाम रहे। उल्टा उस तस्वीर और सबूतों ने लोगों के बीच उसके लिए एक बेहद सम्मानजनक और नई छवि बना दी। यह सब देखकर यू शियाओगेंग ने चैन की सांस ली और उसे काफी राहत महसूस हुई। उसे अब यकीन हो गया था कि वह पूरी तरह से सुरक्षित है और सब कुछ सही चल रहा है। उसने मन ही मन दोहराया कि वह हमेशा से खुद पर और अपनी मेहनत पर भरोसा करता आया है। उसने कहा कि अगर किसी के पास सही मार्गदर्शन न हो तो चाहे कितनी भी आत्माएं क्यों न हो, वे सब बेकार चली जाती हैं। बिना सही दिशा के तो केवल कीमती आत्मा के पत्थर ही बर्बाद होते हैं, जिनका कोई लाभ नहीं मिलता। उसने विनम्रता से माना कि भले ही उसकी अपनी प्रतिभा उतनी शानदार नहीं है,
जितनी लोग उम्मीद करते हैं। लेकिन अगर इंसान दूसरों के मुकाबले दोगुनी मेहनत और लगन से काम करे तो वह बहुत कुछ हासिल कर सकता है। इसी मेहनत के दम पर बड़ी से बड़ी उपलब्धि को अपने नाम करना मुमकिन हो जाता है। यू शियाओगेंग ने ये सभी बातें बहुत ही विनम्र और सरल लहजे में कही थी। हालांकि उसके चेहरे पर एक छोटी सी गर्व भरी मुस्कान थी जो उसकी सफलता के एहसास को बयां कर रही थी। वह जानता था कि चाहे हालात कैसे भी हों, उसके अंदर के इस आत्मविश्वास को कोई दबा नहीं सकता। अपने अतीत के बारे में सोचते हुए उसने पुरानी यादों को फिर से ताजा किया। उसे याद आया कि कैसे उसने बीबी डोंग के परी जैसे कपड़ों को साफ करने की पहल की थी। उस दृश्य में बीबी डोंग अपनी जवानी के दिनों में पूरे विश्वास के साथ यू शियाओगेंग का इंतजार कर रही थी। उस वक्त उसकी आंखों में यू शियाओगेंग के प्रति एक गहरी नरमी और अपनापन दिखाई दे रहा था। यह सच था कि उस दौर में दोनों के बीच एक अलग ही गहरा रिश्ता था। बीबी डोंग को लगता था कि जियाओडांग हमेशा से ही एक बहुत अच्छा इंसान रहा है, मगर कियान रेनक्स्यू इन पुरानी यादों के मायाजाल में फंसी नहीं थी और वो पूरी तरह सतर्क थी। उसने अपनी तीखी नजरों से यू शियाओगेंग को घूरकर देखा, जैसे वह उसके मन के राज पढ़ना चाहती हो। फिर उसने बहुत ही ठंडे और सख्त स्वर में अपनी बात रखी। उसने कहा कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो और अपनी सच्चाई को कितना भी छुपा लो, अंत में यह सब सिर्फ एक छद्मवेश यानी दिखावे के अलावा और कुछ भी नहीं है। उसने तर्क दिया कि चूंकि न्याय के देवता ने इन पुरानी यादों को सबके सामने ला दिया है तो आगे भी सच आना बाकी है। अब वक्त आ गया है कि इसके बाद ठोस और वास्तविक सबूत भी सबके सामने रखे जाएं। यू शियाओगेंग ने शांत रहते हुए कहा कि मेरे पास फिलहाल देने के लिए कोई और स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि वह खुद इस बात को गहराई से समझता था कि मामला क्या है। जो कुछ भी अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था वह हकीकत का बस एक छोटा सा हिस्सा था। यह सब तो बस उस कड़े परीक्षण से पहले की एक सुखद और सुनहरी याद भर थी। यू शियाओगेंग को लगा कि अभी उसे और भी बहुत आगे बढ़ना है और खुद को साबित करना है। उसने खुद को चेतावनी दी कि अत्यधिक साधना के चक्कर में सिंहासन पाने का लालच न करे। इन सब बातों के बावजूद यू शियाओगेंग का चेहरा पूरी तरह दृढ़ और अडिग बना हुआ था। तभी वहां दूसरा चाचा भी मौजूद था जो पूरी गंभीरता के साथ स्थिति का जायजा ले रहा था। यू शियाओगेंग ने स्वीकार किया कि वह बखूबी जानता है कि उसकी जन्मजात प्रतिभा बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं है। यही कारण है कि वह अपनी कमियों को दूर करके एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में खुद को स्थापित करने की तीव्र इच्छा रखता था। उसने माना कि फिलहाल उसके पास सीमित क्षमताएं हैं और वह केवल बुनियादी शारीरिक अभ्यास ही कर पा रहा है। इसके बावजूद उसके मन में अटूट विश्वास बना हुआ था कि कड़ी मेहनत के जरिए सब कुछ बदला जा सकता है। उसका मानना था कि जब आप दूसरों की तुलना में कहीं अधिक समर्पण और श्रम का मूल्य चुकाते हैं तो परिणाम भी अलग होते हैं। हजारों बार की जाने वाली वे कठिन कोशिशें ही सफलता की असली बुनियाद तैयार करती हैं। अगर वह इसी निरंतरता के साथ लगा रहा तो उसे पूरा यकीन था कि वह निश्चित रूप से कुछ बड़ा हासिल कर लेगा। युलुओ मियां ने जब उसकी इन बातों को पूरा सुना तो वह शांत हो गया। सौभाग्य से उस पल में उसने यू शियाओगेंग के कंधे पर अपना हाथ रखकर उसका हौसला बढ़ाया। उसने कहा कि यदि तुम में बाकी शिष्यों की क्षमताओं को परखने और उन्हें दिशा देने की शक्ति है तो यह एक बड़ी उपलब्धि है। उसने यह भी जाहिर किया कि काश उसमें भी यू शियाओगेंग जैसी गहरी जागरूकता और समझ होती। इन बातों के ठीक बाद वहां एक नया दृश्य उभर कर सामने आया। यू शियाओगेंग के प्रदर्शन और उसकी रणनीतियों पर जो मूल्यांकन चल रहा था उसने एक बार फिर से सबको आगाह कर दिया। जो लोग अब तक उसकी काबिलियत को लेकर थोड़े सशंकित थे वे भी अब सोच में पड़ गए थे। स्थिति का प्रभाव कुछ ऐसा था कि अब लियू एरलोंग भी पूरी तरह से उसके समर्थन में खड़ी दिखाई दे रही थी। लियू एरलोंग के चेहरे पर अब गर्व के भाव स्पष्ट झलक रहे थे जो उसके अटूट भरोसे को दर्शाते थे। वह बीरोंग से भी कहीं ज्यादा इस बात को लेकर आश्वस्त थी कि यू शियाओगेंग को किसी गलत जाल में नहीं फंसाया गया है। यहाँ तक कि तियांदो के सैनिक भी अब इस पूरे घटनाक्रम को बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे। सोल लायन में मौजूद हर कोई अब यू शियाओगेंग को महज एक इंसान नहीं बल्कि एक गहरी सोच रखने वाला विचारक मानने लगा था। यू जियाओगेंग की शख्सियत में एक अजीब सा आत्मविश्वास था जो लगातार और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। वह अपनी कल्पनाओं में उन भविष्य की संभावनाओं को देख रहा था जो उसके लक्ष्य के बेहद करीब थी। उसके चेहरे पर एक अस्पष्ट मुस्कान तैर रही थी जो उसके रहस्यमयी स्वभाव को और भी गहरा कर रही थी। सबकी अपनी अपनी राय थी जिसे वे उसके व्यक्तित्व के आधार पर बना रहे थे। कुछ लोग तो उसे न्याय का मसीहा या तथाकथित देवता के रूप में देखने की भूल कर रहे थे, लेकिन वास्तविकता में वह केवल एक इंसान था जिसकी यात्रा अभी भी कई मोड़ों से गुजरने वाली थी। उसकी हर चाल और उसके हर निर्णय में एक धीमी लेकिन प्रभावी हलचल महसूस की जा सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भी
उसके इरादों को समझ नहीं पा रहा था और उसे रोकने का कोई तरीका किसी के पास नहीं था। हालात को देखते हुए अब कियान रेनक्स्यू के मन में भी गहरी चिंता घर करने लगी थी। उसे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यू शियाओगेंग वास्तव में अपने अगले कदम में क्या करना चाहता है। सबको ऐसा लग रहा था कि वह यू शियाओगेंग के उन बुरे कामों को दुनिया के सामने लाना चाहता है जो अब तक छिपे थे। सबके मन में एक बड़ा सवाल था कि आखिर जो शब्द उसके लिए फायदेमंद हैं वे ही बार बार क्यों दोहराए जा रहे हैं। ठीक उसी वक्त जब हर किसी की नजरें यू जियाओगेंग के हर छोटे कदम पर टिकी हुई थीं, जब यह लग रहा था कि सारे संदेह धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और सच्चाई सामने आएगी, उसी वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रही तस्वीर ने एक नई और चौंकाने वाली चाल का संकेत दे दिया था। जैसे ही उसने अपनी दैनिक प्रैक्टिस खत्म की, माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। सबकी उम्मीदों के उलट वह अपने संप्रदाय की तरफ वापस नहीं लौटा। उसने इस बात का पूरा फायदा उठाया कि आसपास फिलहाल कोई भी नहीं था और वह बिल्कुल अकेला था। उसने चुपके से पीछे की तरफ बनी पहाड़ी गली के अंधेरे रास्तों में कदम रखा। उसकी हर हरकत बहुत ही सतर्क और नपीतुली थी ताकि किसी को उसकी भनक तक न लगे। वह थोड़े कदम आगे बढ़ता और फिर रुककर बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। उसका बर्ताव ऐसा था जैसे उसे पकड़े जाने या किसी के सामने आ जाने का गहरा डर सता रहा हो। इस पूरी जद्दोजहद के बाद आखिरकार वह अपनी मंजिल के करीब पहुंच ही गया। वह धीरे धीरे चलते हुए एक शांत और सुदूर तालाब के किनारे आ पहुंचा। वहां पहुंचते ही वह चुपचाप लंबी घास और पेड़ों की ओट में छुप गया। उसकी नजरें टिकी हुई थीं तालाब के उस हिस्से पर जो उसकी ओट से साफ दिखाई दे रहा था। वहां जिन लिंग की एक महिला शिशा मौजूद थी जो अपनी सुरक्षा को लेकर बिल्कुल निश्चिंत थी। वह बिना किसी चिंता के उस एकांत तालाब में नहा रही थी। पूरा दृश्य पूरी तरह से शांत था और किसी को भी खतरे का कोई अंदाजा नहीं था। इस नज़ारे को देखते ही दूर से उसे देख रही कियान रेनक्स्यू की आंखें अचानक चमक उठीं। उसे ऐसा लगा कि उसे वो असली सबूत मिल गया है जिसकी उसे तलाश थी। सच्चाई का यह कड़वा चेहरा अब सबके सामने खुलकर प्रकट हो चुका था। अब तक लोग यू शियाओगेंग के चरित्र के बारे में जो सोचते थे यह उसके बिल्कुल विपरीत था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि वह इस तरह की घृणित हरकत कर सकता है। लेकिन इस बार कहानी में एक नया मोड़ आ चुका था। यू शियाओगेंग ने खुद अपनी मर्जी से कोई राज नहीं खोला था। उसे अचानक याद आया कि अब आगे क्या होने वाला है। उसे आने वाले नतीजों का एहसास हो गया था। यह सब सोचते ही उसका चेहरा डर के मारे धीरे धीरे पीला पड़ गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थीं और उसका तनाव साफ दिखाई दे रहा था। तस्वीर में यू शियाओगेंग के हाव भाव में रत्ती भर भी पछतावा नहीं था। उसने तो इसके बजाय और भी बारीकी से देखने के लिए अपनी जगह बदल ली थी। उसका मकसद सिर्फ स्थिति को और अधिक स्पष्ट रूप से देखना था। वह अंधेरे में छिपकर अपनी उस नीच हरकत को लगातार जारी रखे हुए था। अब जब लोगों ने यह सब अपनी आंखों से देखा तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। जिन लोगों ने पहले उसका समर्थन किया था उनमें लॉर्ड जियांग भी शामिल थे। वे महिला सैनिक जो पहले यू शियाओगेंग की बहुत तारीफ किया करती थीं, अब वे सभी भी उस पर अपनी घृणा जाहिर कर रही थीं। सबको हकीकत धीरे धीरे पूरी तरह से समझ आ चुकी थी। उन्हें यह महसूस हो गया था कि यू शियाओगेंग वो नहीं है जो वे समझते थे। सबके सामने आने के बाद यह साफ हो गया कि वह कोई और नहीं बल्कि जानबूझकर उन महिला शिष्यों की जासूसी करने के मकसद से वहां मौजूद था। कियान रेनक्स्यू ने अपनी नजरें तुरंत बीबी डोंग की तरफ घुमाई ताकि वह उनकी प्रतिक्रिया देख सके। उसने अपनी मां को संबोधित करते हुए उनसे कुछ कहना चाहा। कियान रेनक्स्यू ने सीधे सवाल किया कि क्या अब वह इन सब चीजों को स्पष्ट रूप से देख पा रही हैं। उसने जोर देकर कहा कि यह कोई और नहीं बल्कि यू शियाओगेंग का असली और घिनौना चेहरा है। बीबी डोंग के चेहरे पर क्या चल रहा था उसे शब्दों में बयां करना वाकई काफी मुश्किल काम था। हालांकि सब कुछ सामने आ चुका था लेकिन फिर भी बीबी डोंग पूरी तरह से यू शियाओगेंग को गलत मानने के लिए तैयार नहीं दिख रही थी। उसने बस एक गहरी आह भरी और शांत हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस स्थिति में भी खुद को समझाने के लिए कोई नई वजह मिल गई थी। बीबी डोंग ने दलील दी कि जब वह खुद छोटा था तब वह भी नादान और जवानी के जोश में था। उसने तर्क दिया कि जिज्ञासा और चेतना के कारण इंसान अक्सर गलत रास्ते पर भटक जाता है और इससे उसे खुद भी कष्ट होगा। उसने माना कि यह हरकत वाकई गलत थी, लेकिन बीबी डोंग का मानना था कि सिर्फ एक गलती से उसके अधिकार और काबिलियत को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। कियान रेनक्स्यू यह सब सुनकर पूरी तरह से हैरान और स्तब्ध रह गई। उसके लिए यकीन करना मुश्किल था कि सबूत आंखों के सामने होने के बावजूद बीबी डोंग ऐसा कह रही है। साफ लग रहा था कि बीबी डोंग किसी भी कीमत पर यू शियाओगेंग को माफ करने के लिए तैयार है। उधर टेंग सैन ने महसूस किया कि उसके शिक्षक की प्रतिष्ठा को अब गहरा नुकसान पहुंच रहा है। वह तुरंत बचाव के लिए
खड़ा होने को तैयार था। उसने सफाई देते हुए कहा कि जब यह सब हुआ तब उसके अध्यापक काफी युवा थे। उसने दलील दी कि कम उम्र में इंसान से गलतियां होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। टैंक सेन ने सवाल उठाया कि आखिर कौन यह गारंटी दे सकता है कि कोई अपनी पूरी जिंदगी में कभी गलत कदम नहीं उठाएगा। उसका मानना था कि अगर शिक्षक भविष्य में अपनी आदतों को सुधार ले तो सब ठीक हो जाएगा। हालांकि दाई मुबाई और मां होंगजुन इस स्थिति को देखकर काफी शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे, लेकिन फिर भी वे यही सोचते रहे कि मामला सिर्फ फेंग पिंग की बातों का है। उन्हें लगा कि सिर्फ इन आरोपों के आधार पर यू शियाओगेंग को घोर अपराधी करार देना काफी नहीं है। लियू एरलोंग को भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा था। उसे भी यही लग रहा था कि इन घटनाओं से यह साबित नहीं होता कि यू शियाओगेंग मेहनत नहीं कर रहा है। यह सब बहस तब तक जारी रही जब तक कि मुकदमा खत्म नहीं हो गया। लियू एरलोंग के मन में अब भी उम्मीद थी कि वह इस आदमी का दिल जीत सकती है। आसपास के लोगों का नजरिया धीरे धीरे पूरी तरह से बदलता जा रहा था। इन सब के बीच यू शियाओगेंग पूरी तरह से फेंग पिंग के जाल में फंस चुका था। उसे हालात के दबाव में आकर एक और कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन वहां मौजूद बाकी लोग हकीकत से अब भी पूरी तरह अनजान थे। उन पीड़ित महिला शिष्यों के लिए यह समय बहुत अफसोस और दुख से भरा हुआ था। यह सब तो बस यू शियाओगेंग के काले अतीत की शुरुआत थी जो अब सबके सामने आ रही थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने वास्तव में यू शियाओगेंग को गहरे अपमान का एहसास कराया। उसके सामने अब तियानलुओ खड़ा था जो उसे पूरी तरह नीचा दिखाने के मूड में था, और केवल तियानलुओ ही नहीं बल्कि वहां का पूरा माहौल अब उसके खिलाफ बदल चुका था। उसके साथ वहां 6-7 युवा जमींदार भी मौजूद थे जो पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए थे। ये सभी लोग लंबे समय से यू शियाओगेंग के स्वभाव को नापसंद करते आ रहे थे, खासकर जब वे देखते कि यू शियाओगेंग अक्सर किस तरह का व्यवहार अपनाता है, खास तौर पर तब जब वह संप्रदाय के बुजुर्गों के सामने खुद को पेश करता था। वहां वह हमेशा एक बहुत ही नेक और अच्छा दोस्त बनकर दिखावा करता था, मगर सच्चाई तो यह थी कि उसकी ईमानदारी और विनम्रता के दावों का असलियत से कोई लेना देना नहीं था। सबसे ज्यादा दुख की बात तो यह थी कि लोग अब उसकी असलियत से वाकिफ होने लगे थे। अब सबके सामने उसका असली चेहरा आ चुका था जो पहले से बिल्कुल अलग था। अब लोग अपनी आंखों से यू शियाओगेंग के प्रति फैली नफरत को साफ महसूस कर सकते थे। ऐसे में यह तय था कि यू तियानलुओ उसे इतनी आसानी से वहां से जाने नहीं देगा। यू तियानलुओ ने उसे घेरे में लेते हुए यू शियाओगेंग को सीधे चुनौती दी। उसने तंज कसते हुए कहा कि उसे उम्मीद नहीं थी कि तुम असलियत में ऐसे दिखते होगे। उसने यह बात बिल्कुल वैसे ही कही जैसे कोई बिल्ली छिपकर किसी शिकार को देखती है। उसने कहा कि तुम जैसे इंसान का इस तरह का काम करना वाकई बहुत दुखद है। उसने धमकी दी कि अगर हम सबने अभी चिल्लाकर शोर मचा दिया तो क्या होगा, हम पूरे संप्रदाय के सामने यह राज खोल देंगे कि तुमने छिपकर क्या क्या गलत काम किए हैं। इसके बाद उसने यू शियाओगेंग से पूछा कि फिर तुम्हारा अंजाम क्या होगा। यह सुनते ही यू शियाओगेंग पूरी तरह से घबरा गया और डर के मारे कांपने लगा। वह जानता था कि अगर एक बार भी यह सच बाहर निकल गया तो बहुत बुरा होगा। उसका न केवल मानसमान पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा बल्कि उसकी हस्ती भी मिट जाएगी। उसे डर था कि उसे संप्रदाय की तरफ से बहुत कड़ी सजा भी भुगतनी पड़ सकती है, यहाँ तक कि मुमकिन था कि उसे शर्मिंदा होकर घर से भी बाहर निकाल दिया जाता। यह सोचकर उसने जल्दी से अपनी आवाज धीमी की और उनसे विनती करने लगा। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि प्लीज इस बात को किसी के सामने मत बताओ। उसने वादा किया कि अगर तुम इसे मेरे लिए गुप्त रखने को तैयार हो जाओगे तो मैं सब मान लूंगा। वह पूरी तरह झुक गया और बोला कि तुम जो भी मुझसे करवाना चाहते हो मैं वह करने को तैयार हूँ। यह बात सुनते ही वहां मौजूद माहौल पूरी तरह से बदल गया। यू तियानलुओ के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसने कहा कि ये तो तुमने खुद ही अपनी मर्जी से कहा है। उसने जवाब दिया कि मैं इस बात को गुप्त रखने के लिए राजी तो हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरी 2 शर्तें माननी होंगी। उसने अपनी पहली शर्त बताते हुए उसे पूरी तरह अपने जाल में फंसा लिया। उसने अपनी पहली शर्त रखते हुए कहा कि तुम्हें अब से हम सबके अधीन होकर रहना होगा। इसके बाद यू तियानलुओ ने अपनी दूसरी शर्त की ओर इशारा किया। उसने हुक्म दिया कि उसे हम सभी के जूतों के तलवे चाटकर उन्हें साफ करना होगा। ये सुनते ही यू शियाओगेंग का चेहरा बुरी तरह से पीला पड़ गया और उसकी हालत बिगड़ने लगी। इतना गहरा अपमान कोई भी सहन नहीं कर सकता था। किसी भी आत्मसम्मान वाले व्यक्ति के लिए यह स्वीकार करना नामुमकिन था, लेकिन उसे अपनी बदनामी और उस राज के बाहर आने का डर किसी भी अपमान से ज्यादा था। अगर संप्रदाय को पता चल जाता कि वह अपनी साधना का सिर्फ ढोंग कर रहा है तो सब खत्म हो जाता, खासकर तब जब उसने छुपकर महिला शिष्यों की जासूसी करने जैसी घिनौनी हरकत की हो। इस बात का खुलासा होने पर
उसे केवल एक मामूली सजा ही नहीं मिलती, उसे ब्लू लाइटनिंग ओवरलॉर्ड लोंगजोंग संप्रदाय से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया जाता। अपनी झूठी प्रसिद्धि और बची-खुची गरिमा को बचाने के लिए उसे किसी बड़े समझौते की जरूरत थी। अंत में यू शियाओगेंग ने अपनी इज्जत की परवाह किए बिना सब कुछ छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने कांपती आवाज में कहा कि ठीक है, वह उसकी सभी शर्तें मानने के लिए तैयार है। उसने शर्त रखी कि यू तियानलुओ को भी अपने वादे का पालन करना होगा और इस राज को राज ही रखना होगा। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि यह एक बहुत ही शर्मनाक शुरुआत थी। सबके सामने उसे मजबूर होकर यू तियानलुओ के आगे झुकना पड़ा। यू तियानलुओ ने उसे ताना मारते हुए कहा कि दुनिया कहती है कि कोई आत्मा बेकार नहीं होती, लेकिन हकीकत में यू शियाओगेंग खुद ही सबसे बड़ी बेकार आत्मा का उदाहरण है। अपनी झूठी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए वह किसी भी हद तक गिरने को तैयार था। आज वही व्यक्ति एक कुत्ते की तरह लोगों के नीचे रेंगने पर मजबूर था। यू तियानलुओ ने जानबूझकर उसके सिर पर अपना पैर रख दिया। वह उसे लोगों के सामने कीचड़ और धूल में रौंद देना चाहता था। यू शियाओगेंग ने सब कुछ सहते हुए भी विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटाई। उसने अपनी घृणा और गुस्से को पूरी तरह से दबाने की कोशिश की। उसने झुकी हुई नजरों से कहा कि इसमें कोई समस्या नहीं है, और वह पहले थोड़ा लापरवाह हो गया था। सबके सामने पूरी तरह अपमानित होने के बाद वह वहीं स्थिर खड़ा रहा। यू तियानलुओ ने फिर से अपने जूते उतारे और उसके सामने रख दिए। उसने उसे उन जूतों को चाटने का आदेश दिया जो अभी भी कीचड़ से सने हुए थे। यू शियाओगेंग का चेहरा घृणा से नीला पड़ गया था और वह इसे देख भी नहीं पा रहा था। इसके बावजूद उसमें मना करने की कोई हिम्मत नहीं बची थी। उसे पता था कि अगर वह अभी रुक गया तो सब बिगड़ जाएगा। उसने अब तक जो कुछ भी सहा था वह सब पानी में मिल जाएगा। उसका सारा का सारा अपमान बेकार चला जाता अगर वह अभी पीछे हट जाता। वह बस किसी भी तरह से उस सज्जन होने का अपना झूठा मुखौटा बचाए रखना चाहता था। ऐसी बेबस स्थिति में यू शियाओगेंग के पास यू तियानलुओ के हर क्रूर अनुरोध का पालन करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था। उसे एक एक करके उस अपमानजनक काम को पूरा करना पड़ा जिसे करने के लिए उसे मजबूर किया गया था। आसपास के सभी लोग सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे और वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। निर्णय आसन के चारों ओर का माहौल इतना भारी हो गया था कि कोई भी एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। जो लोग अब तक यू शियाओगेंग की महानता के कसीदे पढ़ रहे थे वे पूरी तरह से सन्न रह गए थे। जिस व्यक्ति को वे एक अटूट और दृढ़ निश्चयी इंसान समझते थे, आज उसका असली चेहरा सबके सामने आ चुका था। लोगों के चेहरों पर साफ तौर पर सदमा और अविश्वास देखा जा सकता था। आखिरकार वे सब समझ गए थे कि उन्होंने अब तक क्या देखा और क्या खोया था। यू शियाओगेंग की वह तथाकथित दृढ़ता दरअसल एक ढोंग के सिवा कुछ भी नहीं थी। यह साफ था कि मर्यादा और सिद्धांतों का उसके लिए कोई मायने नहीं था और न ही उसने कभी उन पर जोर दिया था। वह तो बस अपनी उस झूठी प्रतिष्ठा को बचाने की नाकाम कोशिश कर रहा था जिसे उसने वर्षों से संजो रखा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी गिरती हुई साख के लिए अब कोई अंतिम रेखा बची ही नहीं थी। इन सब के बीच यू शियाओगेंग अपने मन में बस एक ही बात सोच रहा था। वह खुद को समझा रहा था कि उसे बस इस पल को किसी तरह सहना होगा। यू तियानलुओ और बाकी लोग इस अपमान की स्थिति का आनंद ले रहे थे। वह बस यह चाहता था कि कैसे भी करके ये लोग यहाँ से चले जाएं। उनके जाने के बाद वह वहीं जमीन पर पड़ा रहा और भारी सांसें लेता रहा। इतने गहरे और भयानक अपमान को सहने के बाद उसकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी। उसके हृदय में अब कोई पछतावा या प्रतिक्रिया नहीं बची थी, सब कुछ जम सा गया था। उसके अंदर का क्रोध जाग उठा और उसने यू तियानलुओ की ओर ऐसी नजर डाली जैसे वह उन्हें अभी खत्म कर देगा। उसके मन में बस एक ही ख्याल था कि आखिर इन लोगों की उसे इस हद तक अपमानित करने की हिम्मत कैसे हुई। वह मन ही मन कसम खा रहा था कि जैसे ही उसे भविष्य में मौका मिलेगा वह बदला लेगा। उसे यह अच्छी तरह पता था कि उसे इन लोगों को रास्ते से हटाना ही होगा, क्योंकि यू तियानलुओ और उसके साथी उसके उस गहरे रहस्य के बारे में जान चुके थे। वह किसी भी कीमत पर उस रहस्य को बाहर नहीं जाने दे सकता था। हालांकि उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। जब यू तियानलुओ और बाकी लोग वहां से रवाना हो गए तो यू शियाओगेंग ने अपनी अगली चाल चली। वह अपने आवास की ओर लौटने के बजाय दूसरी तरफ मुड़ गया। वह सीधे संप्रदाय के मुख्य हॉल की ओर चल पड़ा ताकि अपनी योजना को अंजाम दे सके। रास्ते में एक शिष्य खुद को पूछने से नहीं रोक सका कि अब आगे क्या होगा। उसने यू तियानलुओ से पूछा कि क्या उन्होंने यू शियाओगेंग का राज गुप्त रखने का वादा नहीं किया था। यू तियानलुओ ने एक तीखा व्यंग्य किया और उस शिष्य की ओर देखा। उसने सवाल किया कि ऐसे पाखंडी और धोखेबाज इंसान से किसी वादे की उम्मीद करना ही क्यों है। उसे बखूबी पता था कि आज जो उन्होंने किया है उससे वह बुरी तरह नाराज हो चुका है। यू तियानलुओ ने सोचा कि अगर ऐसे इंसान को संप्रदाय में
रहने दिया गया तो भविष्य में बड़े खतरे खड़े हो सकते हैं। यू तियानलुओ ने मन ही मन ठान ली थी कि वह इस मामले की पूरी रिपोर्ट हर हाल में संबंधित अधिकारियों तक जरूर पहुंचाएगा। उसे अब यह साफ महसूस हो रहा था कि अब इस विषय को सीधे परिवार के मुखिया के सामने रखना ही सबसे उचित कदम होगा। संप्रदाय के पुराने नियमों और मर्यादाओं का पालन करते हुए वह अब अपनी कार्यवाही आगे बढ़ाने वाला था। नियमों के उल्लंघन की सजा के तौर पर उसे कम से कम 300 समूहों के कठोर दंड को झेलना पड़ना तय था। मामले की गंभीरता को देखते हुए अंत में उन्हें संप्रदाय से पूरी तरह निष्कासित करने का कड़ा निर्णय लिया गया। वहां मौजूद हर एक व्यक्ति ने इस फैसले को अपने कानों से सुन लिया था और सब सन्न रह गए थे। आदेश मिलते ही सभी ने बिना किसी देरी के यू तियानलुओ का अनुसरण करते हुए सेक्ट हॉल की ओर रुख किया। ट्रायल स्क्रीन के बाहर का नजारा कुछ अलग ही बयां कर रहा था, जहां सब कुछ बदल चुका था। वहां खड़े हर किसी की नजरें अचानक डैन की ओर मुड़ गईं, क्योंकि हर कोई सच जानने के लिए बेताब था। वहां मौजूद लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हालात इतनी तेजी से इस मोड़ पर आ जाएंगे। दुलुओ महाद्वीप में मौजूद हर कोई एक ऋषि के समान जीवन के आनंद की कल्पना कर रहा था, लेकिन वास्तविकता कुछ और थी। मास्टर ली वेन, जो हमेशा एक महान मार्गदर्शक और मास्टर होने का ढोंग करते थे, अब उनकी सच्चाई सामने आने वाली थी। यह सब देखकर ऐसा लग रहा था कि उनका अतीत कितना दुखदाई और रहस्यमयी रहा होगा। पास खड़े तियानदो सैनिकों की नजरें अब यू शियाओगैंग पर टिकी थीं, जो पूरी तरह से बेबस नजर आ रहे थे। उनकी पूजा करने से लेकर कलम तक चलाने के तरीके में सब कुछ पूरी तरह से बदल चुका था। लोग शायद यह तो स्वीकार कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति की प्रतिभा उतनी बेहतर नहीं है जितनी दिखती है। जीवन में किसी व्यक्ति से कोई अपराध या गलती हो जाना भी समाज के लिए स्वीकार्य हो सकता है, लेकिन वे उस धोखे को कभी माफ नहीं कर सकते जो उन्होंने अपनी असलियत छिपाने के लिए किया था। कोई इंसान बड़ा करने का साहस तो दिखाता है, मगर हकीकत में वह उस पद के योग्य ही नहीं होता। अपनी उन्हीं पुरानी गलतियों को पर्दे के पीछे छुपाने के लिए उन्होंने न जाने कितने झूठ बोले थे। इतना गिर जाना कि अपनी बुनियादी गरिमा और खून के रिश्तों की पवित्रता को भी त्याग दिया जाए बहुत शर्मनाक है। जो बात उन्हें और भी अधिक घृणित और नफरत के काबिल बनाती है वह उनका दोहरा व्यक्तित्व है। यू शियाओगैंग ने जब अपमान और झुंझलाहट को सहन किया तो उनका शरीर किसी और वजह से नहीं बल्कि सच्चाई के डर से कांप उठा था। उन्हें बस यह चिंता सता रही थी कि इस मुसीबत से बाहर निकलने का कोई सुरक्षित रास्ता कैसे ढूंढे। सबको अब यह स्पष्ट हो गया था कि आज तक वे जिस व्यक्ति को महान मान रहे थे वह पूरी तरह गलत साबित हुआ है। वह वास्तव में कोई मास्टर नहीं है, बल्कि एक दिखावटी इंसान है जो बस नाम का सहारा लेता है। वह तो बस एक गवाह बनकर सज्जन होने का लबादा ओढ़े पर्दे के पीछे से अपनी राजनीति चला रहा था। इतने दिनों तक उसका साथ देने और उसकी वकालत करने पर खुद को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अब जब वे उसके किए हुए कामों के बारे में सोच रहे हैं तो उन्हें अपने पिछले व्यवहार पर पछतावा हो रहा है। इस बार स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी और कोई भी उसे बचाने को तैयार नहीं था। यहाँ तक कि दाई मुबाई मा, होंगजुन, ऑस्कर और झाओ वूजी जैसे करीबी लोग भी अब पूरी तरह से हैरान थे। अब उनमें से कोई भी यू शियाओगैंग का बचाव करने के लिए अपना मुंह नहीं खोलना चाहता था। खासकर झाओ वूजी की स्थिति तो ऐसी थी कि उन्हें अपने किए पर बेहद गुस्सा आ रहा था। अगर भविष्य में उनके साथ भी ऐसा ही विश्वासघात हुआ तो परिणाम बहुत भयंकर होंगे। वे अब किसी भी हाल में अपनी मर्यादा खोने से बेहतर मौत से लड़ना ज्यादा पसंद करेंगे। वे जानते थे कि अपनी झूठी प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए वे अब और कोई समझौता नहीं कर सकते। इतना बड़ा अपमान स्वीकार करना अब उनके बस की बात नहीं थी। तभी वहां मौजूद जियो वू की स्थिति भी काफी तनावपूर्ण हो गई थी। लिंग रोंगरोंग और झू झुकिंग जैसे सभी साथी भी वहां खामोशी से सब कुछ देख रहे थे। मामला तब और भी ज्यादा बिगड़ गया जब यू शियाओगैंग के द्वारा महिला शिशा की जासूसी करने का सच सामने आया। उसकी इन हरकतों को देखकर अब हर किसी को उससे गहरी निराशा हो रही थी। जब वे लोग यह सोचते हैं कि उन्हें ऐसे इंसान के साथ समय बिताना पड़ा तो उन्हें घृणा होने लगती है। उनके मन में उस व्यक्ति के प्रति केवल नफरत और एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। वहां खड़ा हर कोई अब बस जियो वू की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। अब वक्त आ गया था कि फिजूल की बातें बंद की जाएं और सच्चाई का सामना किया जाए। स्थिति ऐसी बन चुकी थी कि उसे देखते ही अब मन में बुरा महसूस होने लगता है। यू शियाओगैंग खुद को बचाने के लिए परीक्षण के मंच पर डटा हुआ था। उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से पीला पड़ चुका था, जैसे वह अंदर से टूट गया हो। अजीब बात तो यह थी कि वह अनजाने में ही टैंक सेन की तरह व्यवहार करने लगा था। जोलैंड की उस पूरी घटना ने माहौल को और भी अधिक गंभीर बना दिया था। वहां लियू एरलोंग और बीबी डोंग जैसी महत्वपूर्ण हस्तियां भी मौजूद थीं। उसे अभी भी उम्मीद थी कि जिन लोगों पर
उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया वे उसका साथ देंगे। उसने उनसे सवाल किया कि क्या वे खड़े होकर उसकी बात को दोबारा समझ सकते हैं, लेकिन इस बार चीजें पूरी तरह से बदल चुकी थीं। किसी ने भी उसके सवालों का कोई जवाब नहीं दिया और वहां सन्नाटा पसर गया। यहाँ तक कि बीबी डोंग भी, जो हमेशा उसके समर्थन में खड़ी रहती थी, वह भी अब मौन थी। उसकी खामोशी ने यह साफ कर दिया था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। अभी जो कुछ भी घटित हुआ उसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। यह अब कोई मामूली बात नहीं थी जिसे युवाओं की अज्ञानता कहकर टाला जा सके। हालात सुधारने के लिए यू शियाओगैंग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था। आखिरकार उसे इस बात का एहसास हो ही गया कि वह पूरी तरह अकेला पड़ चुका है। जिस प्रतिष्ठा को बनाने के लिए उसने बरसों मेहनत की थी वह अब खतरे में थी। इस कड़े परीक्षण के दौरान उसका पूरा व्यक्तित्व ही ताश के पत्तों की तरह रह गया। वहां मौजूद जियान रेनक्स्यू की हंसी को देखकर सब समझ गए कि खेल पलट चुका है। वह तो बस इसी पल के आने का लंबे समय से इंतजार कर रहा था। सभी की निगाहें अब यू शियाओगैंग पर टिकी हुई थीं। उससे पूछा गया कि क्या वाकई उसका विवेक अब भी पूरी तरह से साफ है। इतने आरोपों के बावजूद वह अब भी खामोश क्यों खड़ा है। मैंने पूरी गंभीरता के साथ यू शियाओगैंग की ओर देखा और उसके चेहरे के हाव भाव भांपने की कोशिश की। उसी समय वहां का माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया था। उसकी आंखों में झलकते संदेह ने मुझे इस कदर जकड़ लिया कि मैं अपनी जगह से हिलने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाया। सच तो यह है कि जब फैसला सुनाना हो तो किसी तरह के बाहरी उद्धरणों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सच्चाई खुद अपनी गवाह होती है। अब वक्त आ गया था कि उन सभी बातों को ठोस प्रमाण के साथ सबके सामने लाया जाए। यह सबूत इतने पुख्ता थे कि अब किसी भी झूठ को अपना बचाव करने का कोई मौका नहीं मिल पाएगा। अभी जो बातें सबके सामने उजागर हुई हैं वे तो बस शुरुआत भर थी। यू जियाओगैंग ने अपने पूरे जीवन में जो गहरे गुनाह किए हैं यह तो महज उसका एक छोटा सा हिस्सा है। हकीकत तो यह है कि जो अपराध आज सामने आए हैं वे उसके काले कारनामों की तुलना में एक मामूली शुरुआत भी नहीं है। सबको खामोश देख मैंने एक बार फिर अपना हाथ हवा में उठाया। मैंने सबको निर्देश दिया कि वे अब अगला दृश्य दिखाने की तैयारी पूरी करें। यू शियाओगैंग एकटक मेरी इन हरकतों को देख रहा था और उसके हाव भाव तनाव को